एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम हरिराम था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी और 12 साल की बेटी राधा थी। हरिराम के पास केवल 2 बीघा जमीन थी। उसी जमीन पर खेती करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन पिछले 2 साल से बारिश कम हुई थी। खेत सूख गए थे और फसलें बर्बाद हो गई थी। एक शाम हरिराम अपने सूखे खेत को देखकर घर लौटा। गौरी ने पूछा। क्या हुआ जी? खेत का क्या हाल है? हरिराम ने थके हुए स्वर में कहा। हाल पूछती हो? मिट्टी में नमी तक नहीं बची। अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। राधा कोने में बैठी यह सब सुन रही थी। वह धीरे से बोली। बाबा, भगवान पर भरोसा रखो, वो जरूर बारिश भेजेंगे। हरिराम मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला। काश बेटी तुम्हारी बात सच हो जाए। उस रात घर में खाने के लिए केवल 2 सूखी रोटियां थीं। गौरी ने दोनों रोटियां हरिराम और राधा की थाली में रख दी। हरिराम ने पूछा। और तुम्हारा खाना? मुझे भूख नहीं है, आप दोनों खा लो। लेकिन हरिराम समझ गया कि घर में आटा खत्म हो चुका है। उसने अपनी रोटी का आधा हिस्सा गौरी की तरफ बढ़ा दिया। झूठ मत बोलो गौरी, मुझे पता है कि तुम सुबह से भूखी हो। गौरी की आंखें भर आईं। राधा ये सब देखकर चुपचाप रोने लगी। उस रात तीनों आधे पेट सोए। अगली सुबह हरिराम गांव के साहूकार लालचंद के घर पहुंचा। लालचंद पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी था। उसने पहले भी हरिराम को कर्ज दिया था। जैसे ही हरिराम वहां पहुंचा, लालचंद हंसकर बोला। अरे हरिराम, फिर पैसे चाहिए क्या? पुराना कर्ज पहले ही बहुत है, नया कर्ज कैसे दूं? कुछ दिनों के लिए मदद चाहिए। घर में खाने तक का सामान नहीं है। फसल होने पर लौटा दूंगा। अगर फसल ही नहीं हुई तो कहां से पैसे लौटाओगे? लालचंद की बात सुनकर हरिराम चुप हो गया। लालचंद मुस्कुराकर बोला। ठीक है, मैं पैसे दूंगा, लेकिन इस बार ब्याज दोगुना लगेगा। हरिराम के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने मजबूरी में हामी भर दी। शाम को जब वह थोड़ा राशन लेकर घर पहुंचा तो गौरी ने पूछा। फिर उस लालचंद से कर्ज ले लिया? हाँ, पर मैं क्या करता? बेटी को भूखा नहीं देख सकता। लालचंद से कर्ज लेने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। गौरी की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हर सुबह हरिराम खेत जाता और सूखी मिट्टी को देखकर मायूस हो जाता। एक दिन राधा खेत में उसके पास आई। बाबा, अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा हमारा? फिर शायद हमें जमीन बेचनी पड़े। नहीं बाबा, जमीन मत बेचना। अगर जमीन बेच देगे तो हम क्या खाएंगे? मैं भी नहीं चाहता बेटी, लेकिन कभी कभी हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं। उसी रात गांव में पंचायत बुलाई गई। गांव के सभी किसान इकट्ठा हुए। मुखिया ने कहा। अगर अगले 15 दिनों में बारिश नहीं हुई तो पूरे गांव में अकाल जैसी स्थिति हो जाएगी। यह सुनकर सबके चेहरों पर चिंता छा गई। घर लौटते समय हरिराम ने देखा कि कई किसान अपने बैल बेच रहे थे। किसी के पास चारा नहीं था, किसी के पास अनाज नहीं था। गांव की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। हरिराम रोज सुबह खेत जाता और शाम को निराश होकर लौट आता। एक दिन घर पहुंचा तो देखा कि गौरी चूल्हे के पास बैठी है, लेकिन चूल्हा बुझा हुआ है। आज खाना नहीं बना। घर में आटा खत्म हो गया है, बस थोड़ा सा चावल बचा था, वह भी दोपहर में राधा को खिला दिया। हरिराम कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला। तुमने खाना खाया? मुझे भूख नहीं थी। हरिराम समझ गया कि उसने फिर झूठ बोला है। वह जानता था कि गौरी पिछले 2 दिनों से ठीक से नहीं खाना नहीं खा रही है। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उस रात घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। तीनों केवल पानी पीकर सो गए, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। रात के अंधेरे में हरिराम छत की तरफ देख रहा था। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था। क्या मैं अपने परिवार को बचा पाऊंगा? सुबह होते ही वह फिर साहूकार लालचंद के घर पहुंच गया। लालचंद आराम से चारपाई पर बैठा था। हरिराम ने हाथ जोड़कर कहा। कुछ और पैसे चाहिए। फसल होगी तो चुका दूंगा। कर्ज पर कर्ज लेते जा रहे हो हरिराम, लौटाओगे कैसे? और अगर बारिश नहीं हुई तो फसल कहां से होगी? हरिराम ने कुछ नहीं बोला।
लालचंद के सामने हाथ जोड़कर चुपचाप खड़ा रहा। लालचंद उसकी तरफ झुककर बोला, एक काम करो, अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। बदले में मैं तुम्हारे परिवार का खर्च उठा लूंगा। जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है, मैं उसे नहीं बेचूंगा। तो फिर भूखे मरने के लिए तैयार रहो। हरिराम बिना कुछ बोले वहां से चला आया। घर लौटते समय उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा। गांव में अभी भी बारिश नहीं हुई थी, लेकिन एक शाम अचानक मौसम बदलने लगा। तेज हवा चलने लगी, आसमान में काले बादल छाने लगे। गांव के लोग घरों से बाहर निकल आए, सबकी नजरें आसमान पर थीं। हरिराम भी अपने आंगन में खड़ा था। राधा ने कमजोर आवाज में पूछा, बाबा, क्या इस बार बारिश होगी? काले बादल को देखकर लगता तो है कि इस बार बारिश हो जाएगी, बस भगवान करे हो जाए। अचानक आसमान में बिजली चमकी, गर्जन हुई, फिर एक बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही क्षणों में तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे बारिश में नाचने लगे, औरतें भगवान का धन्यवाद करने लगी। किसानों की आंखों में खुशी के आंसू थे। हरिराम आसमान की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बुदबुदाया, हे भगवान, आखिर तूने हमारी सुन ली। पहली बारिश ने पूरे सूरजपुर गांव में खुशियां ला दी थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, आसमान लगातार बरसता रहा। पानी खेतों की तरफ बढ़ रहा था। गांव के लोग घबराने लगे। हरिराम सुबह सुबह खेत देखने गया। वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस खेत में उसने बड़ी उम्मीदों से बीज डाले थे, वहां पानी भरना शुरू हो चुका था। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा। गौरी, लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, उस वजह से हमारे खेत में पानी भरने लगा है। अगर पानी और बढ़ा तो पूरी फसल डूब जाएगी। हे भगवान, इतनी मुश्किलों के बाद यह एक और नई मुसीबत क्यों? राधा चुपचाप माता पिता की बातें सुन रही थी। उसके मन में डर बैठ गया था। शाम होते होते बारिश और तेज हो गई। हवा इतनी जोर से चल रही थी कि झोपड़ी की छप्पर कांपने लगी। बारिश का पानी सीधे घर के अंदर गिरने लगा। लेकिन पूरी रात तीनों को जागकर गुजारनी पड़ी। सुबह गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। नदी का पानी कई खेतों में घुस चुका था। उसी समय गांव का मुखिया हरिराम के पास आया। हरिराम, नदी का पानी तुम्हारे खेत की तरफ भी बढ़ रहा है। हरिराम तुरंत खेत की ओर भागा। वहां पहुंचकर देखा कि पानी खेत के किनारे तक आ चुका था। अगर पानी थोड़ा और बढ़ जाता तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। हरिराम ने फावड़ा उठाया और खेत के चारों तरफ मिट्टी का बांध बनाने लगा। तेज बारिश हो रही थी, लेकिन वह लगातार काम करता रहा। तभी गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। एक किसान बोला, हरिराम अकेला इतना बड़ा बांध नहीं बना पाएगा, चलो इसकी मदद करते हैं। धीरे धीरे कई गांव वाले वहां आ गए। सब मिलकर मिट्टी भरने लगे। गौरी भी आ गई। राधा भी छोटे छोटे टोकरे में मिट्टी ढोने लगी। हरिराम की आंखें भर आईं। पूरा परिवार और गांव वाले घंटों मेहनत करते रहे। आखिरकार बांध तैयार हो गया। सुबह जब सूरज निकला तो एक अच्छी खबर मिली। नदी का पानी उतरना शुरू हो गया था। खतरा टल गया था। हरिराम ने राहत की सांस ली। लेकिन मुसीबत अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। बारिश के कारण खेत में कई जगह बीज सड़ गए थे। अब दोबारा बुआई करनी थी। इसके लिए पैसे चाहिए थे, और पैसे हरिराम के पास बिल्कुल नहीं थे। उधर साहूकार लालचंद को मौका मिल गया। वह एक दिन हरिराम के घर पहुंचा। चेहरे पर वही चालाक मुस्कान थी। हरिराम, सुना है फसल का नुकसान हो गया। मैं पहले ही कह रहा था, जमीन मुझे दे दो। लालचंद की यह बात सुनकर गौरी को गुस्सा आ गया, और गौरी गुस्से से बोली, हम भूखे रह लेंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। वह चला गया। उसके जाने के बाद हरिराम देर तक सोचता रहा। एक तरफ कर्ज का बोझ था, दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी। लेकिन उसके दिल में अब भी उम्मीद बाकी थी। उसे विश्वास था कि भगवान ने पहली बारिश भेजी है तो आगे का रास्ता भी जरूर दिखाएगा।
उस रात गांव के चौपाल में सभी किसानों की बैठक बुलाई गई। गांव के मुखिया ने कहा, आज तहसील से सरकारी अधिकारी आए हैं। वे किसानों के लिए नई सहायता योजना की जानकारी देंगे। ये सुनकर सभी किसान ध्यान से बैठ गए। अधिकारी ने कहा, जिन किसानों की फसल बारिश या बाढ़ से खराब हुई है, उन्हें सरकार की ओर से सहायता राशि और मुफ्त बीज दिए जाएंगे। ये सुनते ही चौपाल में खुशी की लहर दौड़ गई। हरिराम के चेहरे पर भी कई दिनों बाद मुस्कान आई। बैठक खत्म होने के बाद वह अधिकारी के पास गया। साहब, मेरी फसल भी खराब हो गई है, क्या मुझे भी सहायता मिलेगी? हाँ, चिंता मत करो, जांच के बाद तुम्हें भी सहायता मिलेगी। घर लौटकर हरिराम ने यह खबर गौरी और राधा को सुनाई। राधा खुशी से उछल पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ साहूकार लालचंद को यह खबर पसंद नहीं आई। वह सोच रहा था, अगर किसानों को सरकारी मदद मिल गई तो कोई मेरी बात नहीं मानेगा। उसने एक नई चाल चलने की ठानी। कुछ दिनों बाद गांव में सरकारी कर्मचारी नुकसान का सर्वे करने आए। लालचंद ने चुपके से उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की ताकि कुछ किसानों के नाम सूची से हट जाएं। लेकिन गांव का स्कूल शिक्षक माधव जी यह सब देख चुके थे। उन्होंने तुरंत मुखिया को बताया। मुखिया ने अधिकारियों से शिकायत की। जांच हुई। लालचंद की चाल पकड़ी गई। पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया। चौपाल में मुखिया ने सबके सामने कहा, जो आदमी अपने फायदे के लिए गरीब किसानों का हक छीनना चाहता है, वह गांव का भला नहीं चाहता। लालचंद शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। उधर कुछ ही दिनों में हरिराम को सहायता राशि और नए बीज मिल गए। सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेत पहुंच जाता। गौरी उसके लिए पानी और रोटी लेकर आती। धीरे धीरे खेत फिर से हरा होने लगा। अब खेत पहले से ज्यादा हरे दिखाई देने लगे थे। फसल अच्छी बढ़ रही थी, लेकिन कर्ज अभी भी बाकी था। हरिराम जानता था कि फसल बिकने तक उसे और संघर्ष करना पड़ेगा। एक शाम हरिराम अपने खेत में खड़ा लहलहाती फसल को देख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, गौरी देखो, भगवान ने हमारी मेहनत सुन ली। सच कहते हो, इतने दुखों के बाद यह हरियाली किसी वरदान से कम नहीं लगती। आखिर वह दिन आ गया जिसका हरिराम महीनों से इंतजार कर रहा था। फसल पूरी तरह पक चुकी थी। सुनहरी बालियां हवा में झूम रही थीं। कटाई शुरू हुई। हरिराम, गौरी और राधा सुबह से शाम तक खेत में काम करते। थकान बहुत होती थी, लेकिन दिल में खुशी थी। एक शाम कटाई के बाद हरिराम आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, तूने हमारी लाज रख ली। हरिराम के आंगन में अनाज की बोरियां लगी थीं। महीनों की मेहनत, भूख, प्यास, बारिश, बाढ़ और संघर्ष के बाद आखिरकार उसकी फसल तैयार हुई थी। उस रात घर में लंबे समय बाद खुशी का माहौल था। गौरी ने गरम रोटियां बनाई। राधा खुशी से बोली, बाबा, अब हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे ना? अगर फसल अच्छे दाम में बिक गई तो हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और घर की हालत भी सुधर जाएगी। अगली सुबह हरिराम बैलगाड़ी में अनाज की बोरियां लादकर पास के कस्बे की मंडी के लिए निकल पड़ा। गांव के कई किसान भी उसके साथ थे। सबके चेहरों पर उम्मीद थी। लेकिन मंडी पहुंचते ही हरिराम को कुछ अजीब लगा। जहां दूसरे किसानों की फसल देखी जा रही थी, वहां उसकी बोरियों को कोई हाथ तक नहीं लगा रहा था। वह एक व्यापारी के पास गया। सेठ जी, मेरी फसल देख लीजिए। व्यापारी ने बिना देखे कहा। आज जरूरत नहीं है। हरिराम दूसरे व्यापारी के पास गया। उसने भी यही जवाब दिया। तीसरे ने भी मना कर दिया। शाम तक कोई उसकी फसल खरीदने को तैयार नहीं हुआ। हरिराम समझ गया कि जरूर कोई बड़ी चाल चली गई है। उसी समय एक बूढ़े व्यापारी ने उसे अलग बुलाया। हरिराम, सच जानना चाहते हो? हाँ सेठ जी, मुझे सच जानना है कि कोई क्यों मुझसे मेरी फसल नहीं खरीद रहे हैं। लालचंद ने सभी व्यापारियों से कह रखा है कि तुम्हारी फसल कम दाम में खरीदो या बिल्कुल मत खरीदो, इसलिए तुम्हारी फसल कोई नहीं खरीद रहा है। हरिराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चुपचाप बैलगाड़ी लेकर घर की ओर निकल पड़ा। उसकी आंखों के सामने फिर वही कर्ज, भूख और गरीबी घूमने लगी थी। घर लौटने पर गौरी ने पूछा, क्या हुआ जी, क्यों सारी फसल लेकर वापस आ गए? हरिराम ने सारी बात बता दी।
गौरी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, इतनी मेहनत के बाद हार मत मानो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगले दिन गांव के शिक्षक माधव जी उसके घर आए। उन्होंने सारी बात सुनी और बोले, हरिराम, अब समय बदल गया है। सिर्फ गांव की मंडी ही एक रास्ता नहीं है। जिले में किसानों का एक सहकारी समूह है, वहां सीधे फसल बेची जा सकती है। अगले ही दिन वह माधव जी के साथ जिले के सहकारी केंद्र पहुंचा। वहां अधिकारियों ने उसकी फसल की जांच की। एक अधिकारी बोला, तुम्हारी फसल बहुत अच्छी गुणवत्ता की है, मंडी से बेहतर दाम पर खरीदेंगे। ये सुनते ही हरिराम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब भुगतान मिला तो वह लंबे समय तक नोटों को देखता रह गया। इतना पैसा उसने एक साथ कभी नहीं देखा था। घर लौटते समय उसने सबसे पहले साहूकार लालचंद का कर्ज चुकाने का फैसला किया। वह सीधे लालचंद के घर पहुंचा। लालचंद ने उसे देखकर व्यंग्य से कहा, क्या हुआ, फसल नहीं बिकी क्या? फिर से कर्ज लेने आए हो? हरिराम ने मुस्कुराते हुए उसकी मेज पर पूरे पैसे रख दिए। लालचंद पैसे देखकर हैरान रह गया। हरिराम, ये कैसे संभव है? मेहनत, ईमानदारी और भगवान की कृपा से। उस दिन पहली बार उसे अपनी हार महसूस हुई। घर लौटकर हरिराम ने गौरी और राधा को खुशखबरी दी। राधा खुशी से उछल पड़ी। गौरी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। लेकिन हरिराम ने कहा, अब हम कर्ज मुक्त हो गए। यह तो बस शुरुआत है। अभी हमें अपना घर भी ठीक करना है, खेत भी सुधारना है और राधा की पढ़ाई भी पूरी करानी है। उस रात वर्षों बाद उस झोपड़ी में चैन की नींद आई। कर्ज चुकाने के बाद हरिराम के मन से जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। वर्षों से वह जिस चिंता में जी रहा था, वह अब धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। गरीबी, भूख, कर्ज और मुसीबतें इंसान को कमजोर नहीं बनाती। हार तब होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है। जो मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के साथ संघर्ष करता है, उसके जीवन में एक दिन खुशियों की बारिश जरूर होती है।